हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं। नव लोक प्रशासन। देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत ही हुई है ना। और शुरुआत होने के साथ में उसके अंदर एक नए नए कंसेप्ट्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी सीन में आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन के रूप में उसको स्थापित किया गया, उसकी कोशिश की गई। उसके साथ में प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन तो रहा ही है ना। और उसके बाद फिर आया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब भी इसको समझने से पहले एक चीज़ को मैं बताती हूँ कि जब भी कोई नया कंसेप्ट या नई थ्योरी सीन में आती है तो उसके पहले होता ये है कि जो उस समय की जो सिचुएशंस होती हैं, पॉलिटिकल कह लीजिए या सोशल कह लीजिए या इकोनॉमिक कह लीजिए, तो वो उस समय की जो सिचुएशंस होती हैं वो बड़ा एक मेजर रोल प्ले करती हैं एक किसी भी नई चीज़ को इस्टेब्लिश करने में, क्रिएट करने में या इनोवेट करने में। ऐसा ही हुआ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। तो अब उस समय के सिचुएशंस को हम लोग समझते हैं। देखिए, वो समय था द्वितीय विश्व युद्ध का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। जब कोई भी इस टाइप की स्थिति होती है, युद्ध है या कोई भी इस तरीके का जो एक तरह से एक्सट्रीम जो एक्शंस होते हैं, उस समय पे जो प्रशासन है या सरकार है उसको प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ता है। जैसे कोविड के समय पे हम लोगों ने देखा है ना, गवर्नमेंट्स ने बहुत डायनामिक एकदम से बहुत रोल प्ले किया, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी ने, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम चलते हैं उस समय पे, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदय कैसे हुआ या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। उस समय पे जैसे कि इसका जो उदय हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर या ये कह लीजिए जैसे देश थे, तो उन देशों के अंदर युद्ध से एक तो पहली बात है संभालना देश को, और उसके बाद युद्ध के समाप्ति के बाद में जो उसकी वजह से जो लॉस हुआ है या जो नई सिचुएशंस अराइज हुई हैं, इकोनॉमिकली जो पीछे पहुंच गए हैं, उससे बाहर निकलने में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल होना चाहिए था वो अच्छी तरह से उसे नहीं निभा पाया। कारण क्या था? पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी चल रही थी, ठीक है ना। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। कारण क्या था? उधर जो लोक प्रशासन के जो थिंकर्स थे वो कोशिश कर रहे थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक डिसिप्लिन के रूप में हम स्थापित करें। अब अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक डिसिप्लिन के रूप में स्थापित करेंगे तो उसको पहले वैल्यूज से अलग करना है। वैल्यूज मतलब एक तरीके से अगर हम ऐसे बात करें तो वैल्यूज की वो बात करते हैं कि ये जो है पॉलिटिकल साइंस से अलग है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस वैल्यू ओरिएंटेड है और ये जो है इसका काम जो है वो फैक्चुअल ज़्यादा है, ये साइंस के ज़्यादा नियर है ना। तो वैल्यूज को अलग करने के लिए और फैक्चुअल बेस पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने के लिए पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो डाइकोटॉमी थी वो चल रही थी। एक बहुत बड़ा कारण ये था जिसकी वजह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होना चाहिए था, जो यूनाइटेड स्टेट्स को शुरुआत जो मैं बता रही हूँ जहाँ से हुई है, एक तरह से संभालने में वो ब्यूरोक्रेसी नहीं कर पाई। इसके साथ में एक और चीज़ हुई, जो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन था उसका जो मेजर रोल था वो था ऑर्गेनाइजेशनल, एक तरीके से एफिशिएंसी के ऊपर, है ना। मतलब जो प्रिंसिपल्स, इसके पहले आप लोगों ने जो वीडियोस मेरे देखे होंगे तो उसमें होगा कि स्टेजेस जो थी इसके डेवलपमेंट के, है ना, उसमें आपने समझा होगा कि किस तरीके से किस किस स्टेज में किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्थापित करने की कोशिश की गई थी, है ना। तो उसमें ये था कि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी या हायरार्की जो मतलब प्रिंसिपल्स थे उनमें इन चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया गया था, ठीक है। लेकिन सिचुएशन जो वॉर की होती है या एक्सट्रीम जो इस तरह की सिचुएशन होती है उनमें आप एकदम से रिजिडली एफिशिएंसी पे ऑर्गेनाइजेशन की या फिर उसकी जो एक तरह से हायरार्की है उसको पकड़ के आप नहीं बैठ सकते हो, है ना। तो इस वजह से भी क्या हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो एक रोल था वो एक्टिवली प्ले करना था वो नहीं कर पाया और वो एक ढांचे में बंधा हुआ उसने ज़्यादा महसूस किया। एक और सिचुएशन यहाँ पे अराइज हुई यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ में, जो उनको अपना जो कंट्री को संभालना था ये तो देखना ही था, लेकिन जो द्वितीय विश्व था 1939 से लेकर 1945 और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई सारे नए नए जो नेशंस थे उनका उदय हुआ। जैसे कि 1947 में इंडिया, है ना, उदय से मतलब आज़ाद हुए वो, है ना, कॉलोनियल रूल से। अब यहाँ पे जो यहाँ की जो इनको बोला गया इन कंट्रीज़ को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इसमें ज़्यादातर एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ थी। क्योंकि यही जो कॉन्टिनेंट्स हैं एशिया और अफ्रीका, इन्हीं की जो ज़्यादातर कंट्रीज़ थी वो कॉलोनियल रूल में थी। अब यहाँ पे ये देश जो है बहुत सारे सालों से इम्पीरियल रूल के अंदर थे,
है ना। और वहाँ पे मतलब बहुत उनका एक्सप्लॉयटेशन हो चुका था और इस वजह से वहाँ पे कई सारी एक नोवल सिचुएशंस थी उस समय के हिसाब से उन कंट्रीज़ के लिए, हम कह सकते हैं नोवल वर्ड को, जैसे कि पोवर्टी हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, नेशन बिल्डिंग का भी काम करना था, आज़ाद हुए तो देश को आगे बढ़ाना है, बैकवर्डनेस से डील करना था, ये सारी सिचुएशंस थी जिनसे डील करना था। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन सब सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? देखिए, ये सारी जो सिचुएशंस थी, इन मतलब ये जो नई कंट्रीज थी जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा गया, वहां पे रैपिड डेवलपमेंट जरूरत थी किस चीज की? इकोनॉमी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की, जिससे कि देश के अंदर तो डेवलपमेंट हो ही, लेकिन जो देश जिन्होंने हमारे पे पहले से हमारे ऊपर राज करा है, जो कि हमसे डेवलपमेंट की दौड़ में बहुत आगे निकल गए हैं, हमें उनके साथ भी कदम से कदम मिला के चलना था। मतलब वे चल रहे थे, हमें भागना था। हमें से मतलब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो उस समय आज़ाद हुई है ना, ये सब करना था। इंडस्ट्रीज जो थी लगानी थी, उनको डेवलप करना था। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बहुत सारे काम करने थे, ठीक है। तो एक क्राइसिस, एक वैक्यूम जो है वो महसूस किया गया। जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन सिचुएशन से डील एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि नहीं कर पाया, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि वो फेल हो गया, राइट। तो अब ये सारी जो सिचुएशंस थी, इनके बाद ये महसूस किया गया कि नहीं भाई, कोई एक नई हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हमें एक नए कंसेप्ट की, या ये कह लीजिए नई तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है जो इन सब सिचुएशंस को हैंडल कर सके। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी उस समय पे बहुत सारी एक तरह से फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशंस थी। फ्रस्ट्रेशन थी, जो युवा था, युद्ध हो चुका था, युद्ध के बाद मतलब घाटा तो हुआ ही था बहुत सारा, है ना। उसके साथ में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, एक तरीके से महंगाई का दौर था, ठीक है ना। और साथ में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था लेकिन और करना था। वो सारे सिचुएशंस में इसने लैग किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इसी वजह से एक नई अप्रोच को महसूस किया गया कि एक नई अप्रोच होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, और उसको नाम दिया गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये था एक बैकड्रॉप जिससे हम ये समझ सकते हैं कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आया क्यों, उसका उदय ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में या बाद क्यों हुआ। अब इनको हम लोग थोड़ा कंपैरिजन करके समझते हैं, ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे बिल्कुल क्लियर होगा। जो ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो बल है वो होता है किस पे? स्ट्रक्चरल और रिजिडिटी पे। स्ट्रक्चरल मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो ढांचा है, मतलब या ये कह लीजिए हायरार्की पे उसका ज़्यादा बल होता है, ठीक है। हायरार्की, पद सोपान, मतलब एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, मतलब जो फाइल जाएगी या जिस तरह से काम होगा वो इस तरीके से होगा, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बात किस चीज़ की करता है? वो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, वो डायनेमिक की बात करता है, ठीक है। मतलब सिचुएशन के हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिसीजन लेने चाहिए और उसको काम करना चाहिए। हर समय पे आप स्ट्रक्चर के ऊपर रह के स्ट्रक्चर के हिसाब से आप काम नहीं कर सकते हो। जैसे आप अभी आज के हिसाब से समझ ले, कोविड की जो सिचुएशन थी, अगर बिल्कुल उस तरह से काम करते, प्रशासन जैसे नॉर्मल काम होता होगा तो क्या कोविड को हैंडल कर पाते? क्योंकि उस समय क्या था, इंस्टेंट डिसीजंस की, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी बात, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फोकस करता है प्रिंसिपल्स के ऊपर, वो फोकस करता है मेंटेनिंग स्टेटस को, जो जस का तस जो स्थिति है उसको ऐसी बनाए रखिए। लेकिन अगर ऐसी ही सिचुएशन बनी रहेगी तो फिर प्रॉब्लम्स हैं, उनको हैंडल कैसे किया जाएगा। इसी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पीछे छोड़ के न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बात करता है चेंज की, स्टेटस को हटाने की, है ना। क्योंकि पॉवर्टी है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर से डील करना है। अगर डेवलप्ड कंट्री की बात की जाए यूएसए के अंदर, वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट से डील करना है, ठीक है ना। वहाँ पे जो इकोनॉमी है उसको बाहर निकालना है बैकवर्डनेस है, लॉस से, ठीक है ना। और वहाँ पे जो महंगाई है उसको कंट्रोल में लाना है। तो इसके लिए क्या होगा? चेंज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच में चेंज, और जिससे कि समाज के अंदर एक चेंज आ सके, परिवर्तन की बात, राइट। तीसरी बात है, ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बात करता है वो करता है प्रॉफिट की बात करता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड, ऑफ कोर्स, है ना। क्योंकि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है तो इसके जो शुरुआती थिंकर्स थे वो सारे के सारे एक तरीके से मैनेजेरियल एडमिनिस्ट्रेशन से आए थे,
है ना, मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, हेनरी फेयोल कह लीजिए, ठीक है, वो भी फैक्ट्री से आए थे, और या फिर आप कह लीजिए टेलर को कह लीजिए, वो भी वहीं से आए थे। तो एक तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करने का जो तरीका था उसको लाने की कोशिश की गई थी। तो प्रॉफिट की बात थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट के साथ में क्लाइंट ओरिएंटेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया। क्लाइंट ओरिएंटेशन का मतलब है कि किस तरीके से जो एक नई सिचुएशन है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ब्यूरोक्रेसी जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में जो बंधी हुई है वो हर सिचुएशन को, जैसे विमेन डेवलपमेंट की भी बात है, ट्राइबल डेवलपमेंट की भी बात है, हिली जो एरियाज़ हैं उनको भी डेवलप करना है, ठीक है ना, उसके साथ में अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी डील करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी आगे बढ़ाना है, इतनी सारे काम करने हैं, सही है, एजुकेशन को भी देखना है, हेल्थ को भी देखना है, रेलवेज को देखना है। तो क्या एक ही तरीके से सारी चीज़ों में सारे उसमें काम हो सकता है? प्रॉफिट तो आना चाहिए, लेकिन उसके साथ में क्या क्लाइंट, आप काम किस, मतलब ऑब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना, काम किसके लिए किया जा रहा है इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत या ध्यान दिया जाना चाहिए। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, डायनामिक ओरिएंटेशन, चेंज ओरिएंटेशन एंड क्लाइंट ओरिएंटेशन, करेक्ट। तो ये डिफरेंशिएशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब इसके कुछ लैंडमार्क्स को हम समझते हैं। लैंडमार्क्स का मतलब है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आया है उसमें कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, या कुछ कुछ कह लीजिए कुछ कुछ उसमें कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, उनसे उसको बढ़ावा मिला, जिससे कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरह से प्रोमिनेंट रोल प्ले कर पाया उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, राइट। जैसे कि इसमें ये 4 लैंडमार्क्स कहे जाते हैं एक तरीके से। हनी रिपोर्ट आई थी 1967 के अंदर। ये युवा वर्ग था, वहाँ का युवा वर्ग था, उन्होंने अमेरिका के अंदर युवा वर्ग था। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ का है? यूनाइटेड स्टेट में शुरू हुआ, ठीक है ना, लेकिन इसने बहुत बड़ा जो रोल प्ले करा है वो करा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, देखिए, ठीक है। तो वहाँ का जो युवा वर्ग था, जो मैं बता रही हूँ, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर फ्रस्ट्रेटेड था, अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा था, ठीक है ना, और इस तरीके से तो वहाँ पे ये हनी रिपोर्ट आई, यहाँ पे बैठ के कॉन्फ्रेंस हुई एक तरीके से, और उसके अंदर फिर उन चीज़ों पे जो हनी रिपोर्ट के अंदर जो उसके अंदर जो एक तरीके से गाइडलाइंस आई, उसके हिसाब से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और बल मिला। फिर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुई 1967 में। मैं ये जो तीनों हैं, हनी रिपोर्ट, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस और मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या क्या हुआ था मैं उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी। आज हम लोग एक बेसिक समझेंगे बस कि व्हाट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो फिर तीसरा हुआ मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में आई, ठीक है। इनसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए सब डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बल मिला। कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं, मतलब पब्लिकेशंस रिलेटेड टू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, वो भी आए, जैसे कि ड्वाइट वोल्डो की बुक है 1968 में पब्लिश हुई थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्ब्यूलेंस। इसी के साथ में फ्रैंक मैरिनी की बुक है जो 1971 में आई थी, टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। साथ में ड्वाइट वोल्डो की बुक है जो कि 1971 में आई थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्ब्यूलेंस। इसके साथ में और भी हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। अब देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग है ना, और उसके गोल्स भी अलग हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो गोल्स थे, जो उद्देश्य थे, जिसके हिसाब से वो काम करता था, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के गोल्स उससे अलग हैं, ठीक है ना। तो अब आप इसको समझते हैं। एंटी गोल्स, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के गोल्स थे, उन गोल्स को न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एंटी गोल्स बोलता है। देखिए, सबसे पहला है इसके अंदर एंटी पॉजिटिविस्ट, ठीक है ना। एंटी पॉजिटिविस्ट का मतलब होता है, पॉजिटिविस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। पॉजिटिविस्ट का मतलब होता है कि एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, मतलब एक तरीके से ऑब्जेक्टिव। आप हर एक सिचुएशन को, हर एक उसको एक ही तरीके से आप तोल सकते हो, एक ही तरीके से उसका काम कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है, वही ब्यूरोक्रेसी होगी, ब्यूरोक्रेसी हर एक समस्या का एक ही तरीके से समाधान करेगी, ठीक है ना। वो बिल्कुल एक तरह से फैक्चुअल बेसिस पे काम करेगी, उसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं है, राइट। लेकिन ये क्या है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एंटी पॉजिटिविस्ट। ये कहता है कि आप
कोई भी समस्या को एक तरीके से, किसी भी समस्या को, ये दो सिचुएशंस हैं, उनको एक तरीके से आप सॉल्व या हैंडल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको वैल्यू फ्री जो अप्रोच है उससे हटना होगा, ठीक है ना। उसको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, डायनेमिक बनना पड़ेगा, और उसके साथ में उसका जो है उसको जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वापस से, कि आप ये समझ लीजिए कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी कि कान इधर से पकड़ना है, और वो उन्होंने पूरी कोशिश करी लेकिन वैल्यूज़ को छोड़ के और फैक्चुअल का कान पकड़ाया, लेकिन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने वापस से घुमा के उसको वही कान पकड़ा दिया जो उसने पहले पकड़ा हुआ था। मतलब वैल्यूज आर नेसेसरी इन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बिना काम नहीं हो सकता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम समझें कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट कोई भी स्कीम जो लागू होती है ना, कोई भी आप गवर्नमेंट की स्कीम को देख लीजिए, ठीक है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से लागू होगी या अदर स्टेट्स में किस तरह से लागू होगी, उसमें अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है ना। पंचायत हमारे यहाँ पे पूरे भारत के अंदर हर जगह है। सरकार ने कर रखा है कि नहीं भाई पंचायत सिस्टम होगा, 6 महीने के अंदर एक पंचायत का जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव कराने होंगे तो पंचायत होगी, ठीक है। लेकिन अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग टायर सिस्टम है ना। अलग अलग स्टेट्स के अंदर पंचायत, जैसे ग्राम पंचायत है, उसको कहीं पे जो उसका हेड होता है उसको प्रधान बोला जाता है, कहीं पे सरपंच बोला जाता है, तो अलग अलग उस पे जो नोमेनक्लेचर है वो भी अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये किस वजह से, वहाँ की कल्चरल सेटिंग के हिसाब से, वहाँ की सोशल सेटिंग के हिसाब से, तो एक ही चीज़ को आप हर जगह पे लागू नहीं कर सकते हो। दिस इज एंटी पॉजिटिविस्ट गोल ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। उसके बाद आता है एंटी टेक्निकल। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस ऑन टेक्निकलिटी, है ना। मतलब वो जो भी काम करता है उसके अंदर स्ट्रक्चरल और जो उसका पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट है उस पे ज़्यादा बल देता है। मतलब पॉलिसी बनाना, उसको कैसे कैसे, मतलब उसके अंदर एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली वर्ड्स डालना, ये वो चीज़ें हैं ना, और पेपर वर्क पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डील करना है क्या, उसको अनएम्प्लॉयमेंट को डील करना है, उसको नेशन बिल्डिंग करनी है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या टेक्निकल एस्पेक्ट तो होगा, लेकिन उसके साथ में क्या होगा, उसके साथ में ह्यूमन एस्पेक्ट भी होगा। ह्यूमन एस्पेक्ट पे ज्यादा बल्कि बल दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज एंटी टेक्निकल गोल ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और तीसरा है एंटी हायरार्किकल। एंटी हायरार्किकल मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो फोकस करता है किस चीज़ के ऊपर, वो फोकस करता है ब्यूरोक्रेसी की हायरार्की के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे कि अभी अभी डिसीजन आया, इसको फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किसी भी जैसे फाइल मूवमेंट होगा तो उस पर 4 नोटिंग से ज़्यादा किसी मतलब ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। मतलब फाइल मूवमेंट 4 टेबल्स तक जाएगा और उसके बाद जो उस पर डिसीजन है वो ले लिया जाएगा। ये नहीं होगा कि जैसे कि आपने देखा होगा सीरियल आता था ऑफिस, तो उसमें क्या वो मुसद्दी लाल जी जाते थे और उसमें दिखाते थे उनको एक उस पे भेजा जा रहा है, फिर दूसरे टेबल पे भेजा जा रहा है, फिर तीसरे पे भेजा जा रहा है, और वो बेचारे चक्कर काट रहे हैं, ठीक है ना। ये है हायरार्किकल एक तरीके से, या ये कह लीजिए रेड टेपिज्म, इसको बोला जाता है रेड टेपिज्म, ठीक है ना। तो इसको हटाने का, या फिर ये कह लीजिए ये जो रेड टेपिज्म है इसको खत्म करने का जो तरीका था वो एनपीए ने निकाला, वो है एंटी हायरार्किकल। मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है। सिचुएशन ऐसी है कि आप जो है मतलब डिसीजन लेने के लिए एक तरीके से जल्दी डिसीजंस लेने के लिए जो हायरार्की है उसको हटाया, एक तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखिए ये जो है जो मैंने अभी कराया है ये है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट पार्ट, है ना। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग इसके जो फीचर्स हैं, है ना, उनको हम लोग आगे समझेंगे। आई होप जो बेसिक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, नव लोक प्रशासन, वो क्या है और वो किस तरीके से ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अलग है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज ट्यून इन फॉर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।